नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति अपने घटियातम दौर से गुजर रही है। घटिया दौर से इसलिए गुजर रही है क्योंकि जो एक लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक राजनीति में जिस तरह की मर्यादाओं की अपेक्षा रखी जाती है, लक्ष्मण रेखाओं को न लागने की उम्मीद की जाती है, वो सारी चीज़ें गौण हो गई हैं। उनको अनदेखा ही नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक सामान्य जो अपेक्षा होती है राजनीति में शुचिता की, विपक्षी दलों के साथ व्यवहार की जो मर्यादा होती है, उसको तार तार किया जा रहा है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो आरोप लगाए थे, या यूं कहें कि अमेरिका के जो यूएस एड फंड के ज़रिए ये खबर आई थी कि $21 मिलियन भारत को दिए गए हैं मतदान को बढ़ाने के लिए, उसको लेकर जो बवाल खड़ा हुआ था वो अब सिर के बल खड़ा हो गया है। और वो हमारे राजनीतिक दलों की, और ख़ास तौर पर भारत सरकार की, मोदी सरकार की और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की मंशा को भी जाहिर करता है, उसके षड्यंत्रकारी चरित्र को भी जाहिर करता है, और वो कितना गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं ये भी सिद्ध करता है। अब देखिए कि ट्रंप ने पिछले 4-5 दिनों में 3 तरह के बयान दिए। पहली बार तो ये कहा कि $21 मिलियन भारत को दिए जाने थे, यानी तकरीबन 180 करोड़ रुपए दिए जाने थे भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए यूएस एड फंड के ज़रिए। फिर खबर क्या आई, खुद ट्रंप साहब ने फरमाया कि ये जो पैसे जाने थे वो शायद किसी और को जिताने के लिए जाने वाले थे, यानी मोदी के बजाय किसी और को जिताने के लिए ये पैसा खर्च होने वाला था। आज एक नया बयान आ गया जिसमें वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए $21 मिलियन भेजे जा रहे हैं मतदान को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमारा क्या, हमें भी तो इसकी ज़रूरत है। तो सीधे तौर पर उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया कि उनको पैसे भेजे जा रहे हैं, यानी पहले 2 बार जो उन्होंने कहा था वो गलत कहा था, उनकी गलत बयानी थी, और जिस पर भारतीय राजनीति में बावेला खड़ा हो गया था। और ये बावेला खड़ा करने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी, उसका आईटी सेल, अमित मालवीय था, और सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं वो तक इसमें उतर पड़े थे। और आप सोचिए, इसकी गिरावट में उपराष्ट्रपति धनखड़ भी शामिल हो गए थे, और उन्होंने ये टिप्पणी कर दी थी कि हालिया खुलासे से ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। हमारी चुनावी प्रणाली की शुद्धता को कमज़ोर करने के लिए देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेर फेर करने की कोशिश की गई। यानी एक दिन पहले जो ट्रंप ने कहा था उसको उन्होंने ब्रह्म वाक्य मान लिया, उसको जस का तस स्वीकार कर लिया, और उसके आधार पर अपनी राय भी बना ली और उसे जग जाहिर भी कर दिया, जबकि उसमें सच्चाई नहीं थी। और उसका खंडन अगले ही दिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। खंडन नहीं किया, लेकिन मोदी जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो पैसा तो मोदी सरकार के पास ही जाना था। तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि ये कांग्रेस पार्टी अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिलकर, अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर सत्ता उलटना चाहती थी, या चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी, या मोदी को हराना चाहती थी, और उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। वो सारी चीज़ें गलत थी। वो एक निराधार एक आरोप, हालांकि ये आरोप सिर्फ अभी नहीं लग रहा है, पिछले आप अगर साल, 1.5-2 साल से पीछे जाएंगे, बल्कि 5-7 साल से लगातार ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो विदेशी शक्तियों के साथ मिली हुई है और उनके बल पर मोदी सरकार का तख्ता पलट करने चाहती है। यानी परोक्ष रूप से उन्हें देशद्रोही करार देने की कोशिश मोदी सरकार, बीजेपी और उसका आईटी सेल लगातार करता आ रहा था। अब जबकि
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह का बयान दे दिया है तो उल्टी पड़ गई है। यानी अब बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई है, मोदी सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है, क्योंकि इस बयान के बाद अब उनके पास हमला करने के लिए कुछ नहीं है, अब बचाव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखेंगे कि खामोशी छाई हुई है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस जो 2 दिन से लगातार आक्रामक पहले से थी, यूएस एड को लेकर श्वेत पत्र की मांग पहले से की जा रही थी, आज उसने और भी कड़े शब्दों में बात की, बयान दिए और कहा कि भक्तों को डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरी लड़ाई में जीतती हुई दिख रही है और बीजेपी परास्त होती हुई दिख रही है। मोदी सरकार जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी उसमें वो फेल होती जा रही है। एक और खबर आई इंडियन एक्सप्रेस की इस बीच में। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ये जो रकम की बात की जा रही है दरअसल वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए थी। बांग्लादेश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये रकम खर्च की जानी चाहिए थी। तो पहली बात तो ये गलत साबित हो गई कि भारत में इस तरह का कोई पैसा आ रहा था, वो पैसा कहीं और जा रहा था, बांग्लादेश में जा रहा था। जब ये खबर आई तो बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के तमाम जो मोदी मंडली के लोग हैं उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि देखिए अमेरिका का डीप स्टेट बांग्लादेश में सक्रिय था और बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो अमेरिका के पैसे से किया गया है। हालांकि रकम बहुत छोटी है और ये मानना गलत होगा कि इस पैसे से वहाँ सत्ता परिवर्तन कराया गया। वोटर टर्नआउट के लिए पैसे दिए, लेकिन क्या वोटर टर्नआउट हसीना वाजिद अपने खिलाफ करवाने की कोशिश करेंगी? क्योंकि पैसा तो सरकार के थ्रू ही जाएगा, सीधे तो किसी को दे नहीं सकता है। अमेरिका किसी भी संगठन को नहीं दे सकता है, वो सरकार की निगरानी में होती। तो क्या शेख हसीना ने अपनी सरकार को पलटवाने के लिए अमेरिका से ऐड दिलवाई संगठनों को? तो ये जरा तार्किक ढंग से सोचा जाए तो ये सारा नरेटिव ही बहुत ही हवाई था, उसमें पोल थी। लेकिन बीजेपी के झूठ की फैक्ट्री गजब की है, जो र्यूमर मिल है, अफवाहों का तंत्र है, आरएसएस का, वो गजब का है। उसने इसको फैलाना शुरू कर दिया और देश भर में ये फैल गया। लेकिन अब देखिए मज़ेदार बात ये हुई है कि वाशिंगटन पोस्ट ने एक नई खबर निकाली और उसने कहा है कि डॉज जो वहाँ का जिस संगठन के हवाले से ये ऐड जा रही थी, माफ़ कीजिए, यूएस ऐड के बारे में डॉज ने जो जांच करके ये रिपोर्ट दी थी, दरअसल उस रिपोर्ट में $21 मिलियन का कोई हवाला ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है, वो रकम है ही नहीं। और ये उसने उस संगठन के 3 अधिकारियों से क्रॉस चेक किया। इसके बाद डॉज से पूछा, जिसके एलन मस्क हेड हैं, तो डॉज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप देखिए, वो कहते हैं ना कि न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये हो रहा था। या ये कह ले कि किसी ने कहा कौआ कान ले गया है और सब कौए के पीछे दौड़ने लगे, किसी ने कान की चिंता नहीं की कि कान को भी जरा पकड़ कर देख लें वो है कि नहीं है। इस मामले में यही हड़बड़ी बीजेपी ने दिखाई, उसके आईटी सेल ने दिखाई और भारत सरकार ने दिखाई, क्योंकि उसे लगा कि उसके हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे वो कांग्रेस पार्टी को और उसके नेता राहुल गांधी को भरपूर बदनाम कर सकती है, इसके आधार पर कोई केस बना सकती है और समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जेल में भी ठूंस सकती है। शायद ये प्लान था, ये स्ट्रेटजी थी जिसके तहत इस पूरे मामले को इस तरह से प्रमोट करने की, फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। और मज़े की बात यह है कि वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि ये गलत दावा बीजेपी के उस लंबे समय से चले आ रहे नैरेटिव के साथ मेल खाता है कि अमेरिका सहित विदेशी ताकतें मोदी सरकार को कमज़ोर करने और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए काम कर रही हैं। एक्स और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के कुछ दक्षिणपंथी समर्थकों ने
सोशल इन्वेस्टर जॉर्ज सोरेस और डीप स्टेट की साजिश के सिद्धांत फैलाए हैं, जो ट्रंप और उनके राजनीतिक सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को दर्शाता है। यानी जो भाषा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी यहाँ हिंदुस्तान में इस्तेमाल कर रही है। वही डीप स्टेट की भाषा, वही विदेशी साजिशों की बात, वही जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने की बात। तो ये सारा मसला जो है वो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुल गया है। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि ये बीजेपी ने जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी उसमें कोई दम नहीं था। अव्वल तो जो खबर आई थी वही झूठी थी, और सबसे पहला काम सरकार को यही करना चाहिए था कि उस खबर को वो क्रॉस चेक करती, उसको उसकी सच्चाई का पता लगाती, और सच पता अगर यही सच था तो वो देश की जनता के सामने तथ्य रखती कि भाई देखिए ये है कांग्रेस पार्टी का कारनामा, ये 21 मिलियन डॉलर उसके खाते में आया था और वहाँ से उसने इसका इस्तेमाल मोदी सरकार को बदनाम करने, उसको उलटने, जिस भी काम में किया है वो ये बता सकती थी। लेकिन उसने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि ये नैरेटिव चलता रहे, इस नैरेटिव का इस्तेमाल होता रहे, और कोई पूछने वाला तो है नहीं सरकार से कि भाई ये पैसा आया था कि ये नहीं आया था। आया था तो जाहिर है कि आप ही के पास आना था, आपके ज़रिए ही कहीं जाना था, तो आपने उस पैसे का क्या किया। ये सवाल कांग्रेस ने ज़रूर उठाया, इसीलिए उसने श्वेत पत्र की मांग भी की। लेकिन मोदी सरकार खामोश रही, बीजेपी खामोश रही इस मामले में कि इसकी जांच होनी चाहिए, बल्कि जांच की मांग करने के बजाय उसने इसके आधार पर एक प्रोपेगेंडा देश और दुनिया भर में शुरू कर दिया कि ये पैसा विदेशी हस्तक्षेप के लिए था और इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी शामिल थे। मैं इसी को गैर जिम्मेदाराना राजनीति कह रहा हूँ, मैं इसी को मर्यादाहीन राजनीति कह रहा हूँ, सिद्धांतहीन राजनीति कर रहा हूँ, लोकतंत्र विरोधी राजनीति कह रहा हूँ। मैं भागवत को कोट करना चाहूँगा। जब 240 पर आई थी बीजेपी तो उसके एक हफ्ते बाद ही मोहन भागवत ने कहा था कि विपक्षी दलों को या विपक्षी नेताओं को अपना शत्रु मत समझो, वो प्रतिपक्ष है, विरोधी, दुश्मन, शत्रु नहीं है। लेकिन लगता है कि वो बयान केवल सुनाने के लिए था, पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। उस बयान पर ना आरएसएस अमल करता है, ना बीजेपी अमल करती है, और ना मोदी सरकार को उसकी चिंता है कि लोकतंत्र में विपक्ष को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान वो भी दे, बल्कि उल्टा वो विपक्ष को अपमानित करने के लिए ये लगातार कोशिश की जा रही है। और इस मामले में भी उसने यही किया, पूरे विपक्ष को उसने देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। और चूंकि कांग्रेस पार्टी से उसको चुनौती मिलती है, कांग्रेस पार्टी की वजह से वो 240 पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी है, वो जगह जगह चुनौती दे सकती है। 2029 में क्या माहौल होगा कोई नहीं जानता, लेकिन चीज़ें अगर इधर उधर होती हैं तो चुनौती कौन देगा? कांग्रेस पार्टी ही देगी। तो कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की जो इमेज है, जिस तरह से पिछले 2-3 साल में उनकी इमेज बदली है, वो लोकप्रिय हुए हैं और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, नेता प्रतिपक्ष वो बन गए हैं, उनकी पार्टी की लोकसभा में सदस्य संख्या दोगुनी हो गई है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी को खतरा देखते हैं, राहुल गांधी को खतरे के रूप में देखते हैं, और इन दोनों को कैसे नष्ट किया जाए, बदनाम किया जाए, रास्ते से हटाया जाए, ये उसकी रणनीति थी। इसी रणनीति की वजह से वो झूठ को अपना हथियार बनाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए इस सरकार ने खर्च किए हैं, अरबों रुपए खर्च किए हैं, केवल ये कि प्रचारित होता रहे कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू हैं। अब पप्पू वाली इमेज तो रही नहीं, अब लोग मान चुके हैं कि वो एक मैच्योर संजीदा नेता है, गंभीरता से राजनीति कर रहे हैं, पूरे साहस के साथ राजनीति कर रहे हैं। और ये चूँकि ये जो कायाकल्प हुआ है वो बीजेपी को और मोदी शाह को
और संघ परिवार को बड़ा खतरा लगने लगे हैं। तो कैसे इन दोनों को निपटाया जाए, और इसके बहुत सारे आपको पिछले 2-3 सालों में ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिनमें बार बार कोशिश की जा रही थी कि उनको रास्ते से हटाया जाए। उनकी सदस्यता खारिज करने की कोशिश भी की गई थी। आपको याद होगा गुजरात के एक कोर्ट, लोअर कोर्ट के ज़रिए फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनकी सदस्यता बची थी। तो जो भी विरोध में बोल रहा है उसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, और जो कभी भी चुनौती बन सकते हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए, ये पूरा मामला था। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि लोकतंत्र विरोधी राजनीति भी, और मैं तो इसे देश विरोधी राजनीति भी कहूँगा, क्योंकि आप अगर देश में विपक्ष की आवाज़ को कुचल रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप देश की राजनीतिक प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। आप संविधान पर चोट कर रहे हैं, जो विपक्ष को भी एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन के रूप में देखना चाहता है, ताकि जो सत्तारूढ़ दल है वो बेलगाम ना हो जाए। आज मोदी हैं, कल को कोई और उनकी जगह हो सकता है। अगर ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है, वो चलती रही तो कोई भी तानाशाह बन सकता है, और विपक्ष की जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है सरकार की, सत्ता पक्ष की, उसको खतरा पड़ेगा। और जब वो खतरे में होगी तो लोकशाही खतरे में पड़ती है। तो ये एक पूरा सिलसिला है कि अगर एक पर अटैक हो रहा है तो उससे बहुत सारी चीज़ें गिरती चली जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी, और ये हम 10-11 साल से लगातार देख भी रहे हैं। इसलिए इस पूरी घटनाक्रम को दूसरे नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि ये भारतीय राजनीति पर बहुत बड़ा आक्रमण था जो मोदी सरकार, IT सेल और बीजेपी ने किया है, और इसे रोका जाना चाहिए। ये अच्छी बात है कि ट्रंप के बयानों से ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। वैसे भी ट्रंप कोई भरोसे के आदमी तो है नहीं, वो कल कोई नई बात भी कह सकते हैं। वो जितने झूठ बोलते हैं वो उसकी एक किताब बन सकती है। और अभी वह अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 1 महीने के अंदर ही वो 13 बड़े झूठ बोल चुके हैं। तो ऐसे आदमी के भरोसे पर क्यों कोई कार्रवाई करना, कोई क्यों बयान देना जो झूठ बोलता हो, जिसकी कोई विश्वसनीयता ना हो, जो मनगढ़ंत बातें करता हो। ट्रंप को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए था सत्तारूढ़ दल के द्वारा। इंतज़ार करना चाहिए था कि आंकड़े क्या हैं, जांच करवानी चाहिए थी, और अगर जांच में कुछ निकलता तब बात की जाती, और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो विपक्ष के साथ मिल बैठकर इस मामले को ख़त्म किया जाना चाहिए था। क्योंकि मोदी सरकार ही USAID से लगातार फंड लेती रही है। नीति आयोग जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उसने फंड लिए हैं, विदेश मंत्रालय ने फंड लिए हैं, जयशंकर ने, पीयूष गोयल के मंत्रालय ने फंड लिए हैं, और भी बहुत सारे फंड आए हैं जो विभिन्न मदों में आए हैं, वो सब आते रहे हैं। और स्मृति ईरानी तो 4 साल तक इस USAID की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। तो इतना सारा जो रायता फैलाया बीजेपी ने और मोदी सरकार ने, वो सरासर झूठ पर खड़ा था, और ये झूठ लोगों तक जाना चाहिए। उनको पहचानना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से षड्यंत्र करती है, झूठों को फैलाकर, झूठों के आधार पर नैरेटिव बनाकर, जो कि लोकतंत्र विरोधी भी है और समाज विरोधी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।